हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान खान है और मैं इंडियन इकोनॉमी के की जो क्लासेस हैं उसको लेकर चल रहा हूँ। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में कल हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके कितने प्रकार हैं और उसके कौन कौन से सिस्टम हैं। कल लास्ट में हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट सिस्टम के बारे में बात करा था, जो बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है, मार्केट इकोनॉमी, उसके बारे में बात करते हैं। आज हम उसके आगे की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स मूव स्टार्ट नाउ। पहले कुछ हम कल के बारे में देख लेते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में ये अवधारणा दी थी। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड का, यानी कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत। यानी कि बाजार में जो होता है, किसी पर्टिकुलर हाथ का कोई भी इसमें इनपुट नहीं होता है और बाजार ही अपनी मार्केट ही क्या उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा और उसका मूल्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाजार ही तय करता है। इन्होंने एक और अवधारणा दी और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में सरकारों को जो है लेसर फेयर की नीति अपनाना चाहिए। लेसर फेयर यानी कि नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है कि हस्तक्षेप की नीति, यानी कि सरकारें जो हैं वो किसी भी जो बाजार के लिए जो भी निर्णय हो रहे हैं उसमें सरकारें अपना हस्तक्षेप ना करें। और यहाँ पर सरकार की भूमिका जो होती है वो न्यून हो जाती है। और इसी उसमें उन्होंने दो व्यवस्थाओं का जन्म दिया, जिसका नाम था पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। पूंजीवाद के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और मुक्त व्यापार के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इनकी कमियां क्या थी उसके बारे में भी हमने देख लिया था। अब नाउ लेट्स स्टार्ट, हम इसके अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। तो अगली जो प्रणाली या सिस्टम था वो था गैर बाजार अर्थव्यवस्था। गैर बाजार अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादन सबसे पहले यह विचार जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था और इसी पर आधारित दो मॉडल का जन्म हुआ। एक समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ ने अपना लिया और दूसरा है अर्थव्यवस्था का साम्यवादी मॉडल जो कि चीन ने अपनाया। समाजवादी मॉडल सोवियत संघ ने जो अपनाया उसके अनुसार अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग सरकार के हाथों में रहता है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का कैप्चरिंग जो है वो सरकार के हाथों पे अधिकतर, मान लीजिए ये एक अर्थव्यवस्था का पार्ट है तो इसमें अधिकतर मोस्टली पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और गवर्नमेंट ही तय करती है कि क्या उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा और कैसे उत्पादन होगा, उसकी क्या मूल्य रखा जाएगा, किस मूल्य पर वितरण होगा। सारी जो नियम कानून या नियमावली जो भी तय होती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही तय होती है। तो और ये व्यवस्था जो लाई गई थी वो असमानता को कम करने के लिए लाई गई थी। दूसरी जो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था, जो कि चीन ने अपनाई। दूसरी साम्यवादी व्यवस्था ये चीन ने अपनाई थी। इस अवधारणा के अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता है और राष्ट्र की संपूर्ण अवस्था का मालिक सरकार। इसमें जो
फुल जो इकोनॉमिक कैप्चरिंग जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। इसमें कुछ पार्ट फ्री रहता था, लेकिन इस वाले में जो है कोई भी पार्ट फ्री नहीं रहता है, यानी कि फुल होल्ड जो है वो गवर्नमेंट का होता है और इसमें निजी संपत्ति की कोई जगह नहीं होती है। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर फर्म जो होती है वो निजी संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकती थी। ये इसके चीन की साम्यवादी मॉडल था। ये विचार इस विचार के अनुसार संसाधनों का उपयोग सभी के बेहतरी के लिए होता था। यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो भी संसाधन उपलब्ध थे वो उनका उपयोग जो था वो उपयोग सभी के भलाई के लिए या बेहतरी के लिए होते थे। और ये विचार इसलिए लाया गया क्योंकि संसाधनों का उपयोग बेहतर ढंग से समाज या समुदाय के स्वामित्व में ही हो सकता था। इसका यह मानना था कि जो संसाधन हमारे किसी कंट्री में उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग जो हो बेहतर ढंग से जो है वो समाज या समुदाय के स्वामित्व में भी हो सकते हैं, इस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फर्म के स्वामित्व में नहीं। क्योंकि पर्टिकुलर जब फर्म हो जाती है तो उसमें हम देखा है कि वो केवल अपने ही प्रॉफिट के लिए बात करती है। कोई भी फर्म या व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने ही प्रॉफिट के लिए बात करता है, इसलिए इस अवधारणा को लाया गया। और इसमें यह बताया गया कि वस्तु का उत्पादन, मात्रा, वितरण का निर्माण जो है वो राज्य करेगा। यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मात्रा कितनी है ये सब तय करना, उसके बाद में उसका निर्गमन करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये सारी चीजें जो थी वो राज्य ही तय करता था। और यहाँ निजी व्यक्ति या उपक्रम यानी कि निजी फर्म या व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसकी कमियां क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। इसमें सभी की कल्याण के पर बल दिया गया, लेकिन संपत्ति के सृजन पर नहीं। और जब संपत्ति के सृजन पर बल नहीं होता है तो व्यक्ति उसमें लालसा नहीं रखता है। आने वाले समय में निवेश योग्य पूंजी की कमी हो गई, क्योंकि जब ये तय कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है पूंजी नहीं अर्जित करेगा तो ये जो आने वाले समय में पूंजी की कमी हो गई और इसमें निजी जो निवेश करने की जो मार्केट में जो मांग थी उसमें कमी आती चली गई। संसाधनों के उपयोग के प्राथमिकता सरकारों द्वारा तय करने के कारण उसका इष्टतम उपयोग नहीं हो सकता और जो संसाधन जो थे उनकी जो प्राथमिकता जो थी वो सरकारें तय करती थी। ऐसे में उनका जो उपयोग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, जिससे निजी व्यक्ति उपकरणों की संपत्ति का अधिकार नहीं था। और यह इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो था किसी व्यक्ति और उपकरणों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। 1970 के दशक में इस अर्थव्यवस्था का क्षय होना शुरू हुआ। ऑस्कर लेंस ने 1930 में ही बाजार समाजवाद अपनाने की सलाह दी थी। एक स्कॉलर हुए जिसका नाम था ऑस्कर लेंस, इन्हीं ने 1950 में ही इस बाजार समाजवाद अपनाने की सलाह दी थी। और इस आधार पर पूर्व सोवियत संघ रूस ने 1980 के दशक के अंत में प्रोस्टाइका एवं ग्लानोस्ट
नास्ट जैसी खुलेपन की जुड़वा नीतियां अपनाई। और उसके बाद में चीन ने 1980 के दशक के मध्य में खुले द्वार की नीति अपनाकर बाजार समाजवाद को अपनाया। तो ये तो था हमारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था। इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम देखते हैं इसके थर्ड पॉइंट में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि मेसो भी कह सकते हैं इसको, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसका, और इस अर्थव्यवस्था का उद्भव जो हुआ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव जो हुआ था वो हुआ था मंदी के बाद। महामंदी जो हुई थी वो 1929 में हुई थी, और इसी के बाद 1930 के दशक के पूर्वार्ध में औपचारिक घोषणा सर्वप्रथम फ्रांस ने की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की सर्वप्रथम जो घोषणा जो की थी 1944-45 में फ्रांस ने की थी। इसका कोई नियत या फिक्स मॉडल नहीं था। इसकी विशेषताएं क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। राज्य एवं सरकारें, निजी क्षेत्र दोनों की आर्थिक भूमिका, यानी कि किसी देश में राज्य और सरकारें, राज्य भी कार्य करेंगी और सरकारें एवं निजी क्षेत्र दोनों ही आर्थिक भूमिका में शामिल होंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन दोनों ही क्षेत्र करते हैं। इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन जो है वो दोनों क्षेत्र करते हैं। वैसी आर्थिक भूमिका जिसमें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति जो लोग होते हैं या जो भी फर्म होती हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखती हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए या उसमें गतिविधियां करने के लिए। तो वो जो छूटे हुए भाग हैं, इस भाग में भी जो है गवर्नमेंट अपना उनका ध्यान रखती है, राज्य सरकार उनका ध्यान रखती है। निजी और राज्य क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाएं सदैव नियत नहीं रहती। इसमें एक चीज और है, इसकी विशेषता कि इसमें निजी क्षेत्र और राज्य क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाएं सदैव नियत, यानी कि नियमित तौर पर एक ही नियम कानून पर दो सदैव नहीं चलती हैं। समय के अनुसार इसमें संशोधन संभव होता है, यानी कि इसमें संशोधन होते रहते हैं। नियम कानून प्रतिस्पर्धा कराधान की जिम्मेदारी राज्य की होती है। जैसे कि जब राज्य भी इसमें शामिल हो जाता है तो इसमें नियम जिससे कानून बनाना, प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, और कराधान यानी कि कर वगैरह की जो व्यवस्था जो है वो उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य की हो जाती है या सरकार की हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम की तीन प्रणालियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके आगे चलते हैं और हम देखते हैं इसमें और क्या क्या जो भी होगा उसको भी देख लेते हैं। अगला जो है वो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, यानी कि राष्ट्रीय आय की। तो नेशनल इनकम को भी देख लेते हैं। नेशनल इनकम के बारे में जब हम बात करते हैं, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुंजे द्वारा इस अवधारणा को जन्म दिया गया और सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा दी। सकल घरेलू और इन्होंने इस अवधारणा के माध्यम से घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल यानी कि ग्रॉस और तथा निवल यानी कि नेट रूप में मापा। सकल के रूप में जो ग्रॉस मापन और निवल यानी कि नेट रूप में मापा। इसकी चार अवधारणाएं थी जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की।
नेशनल इनकम में जीडीपी का क्या रोल है, इसको भी देख लेते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म जो कि हम जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी कि किसी एक अर्थव्यवस्था में, यानी कि एक देश की जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसके एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो इसमें मापा जाता है। इसके गणना जो है भारत में 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक काउंट करी जाती है। यानी कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी टू 31 मार्च 2023 तक, ये पूरा एक वर्ष मापा जाएगा और इसके माध्यम से जो है वो इसकी गणना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की गणना इस वर्ष के माध्यम से करी जाएगी। और यह जो है जीडीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन व अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा स्थान है। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि खर्च करने की जो क्षमता जो है वो इस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और ये अपना तीसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो यूएस डॉलर में जो जीडीपी हमारी जो मापी जाती है उसमें भारत का 6वां स्थान है। 2030 तक इसे 5वां हो जाने का अनुमान भी बताया जा रहा है। अगला है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, जब हम एक वर्ष के दौरान होने वाले घिसाव या नुकसान को हम जीडीपी से घटा देते हैं तो उसे हम कुल जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए किसी वर्ष में 100 रुपए का उत्पादन हुआ फॉर एग्जांपल, और इसमें हमने 20 रुपए का जो है वो मशीनरी की घिसाव विसाव में मैकेनिकल खर्च में या जो भी नुकसान हुए हैं उसमें सब निकल गया है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट जो प्रोडक्टिविटी जो होगी उसको हम कहते हैं एनडीपी। इसी को हम बोलते हैं एनडीपी। एनडीपी को निकालेंगे जीडीपी माइनस डिफ्लेक्शन, यानी कि एक वर्ष में घिसाव या नुकसान इक्वल टू एनडीपी। एनडीपी का प्रयोग अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं में घिसाव की दर अलग अलग होती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में घिसाव की दर अलग हो सकती है, चीन में अलग हो सकती है, इंडिया में अलग हो सकती है, रूस में अलग हो सकती है। यानी कि हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग नुकसान है, अलग अलग घिसाव हैं। तो इसलिए इसमें जो है अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए जो है वो एनडीपी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश में जब जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत देश की सीमा के बाहर होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी इसमें शामिल करी जाती हैं। जैसे कि निजी प्रेषण यानी कि इंडियन डायस्पोरा, जो कि अलग अलग देश में जो अपना आर्थिक गतिविधियां करता है, अलग अलग देश में रहते हैं, वहां पर अपनी जॉब करते हैं और उनसे जो आय प्राप्त होती है और वो जब इंडिया में या किसी अपने कंट्री में जब वो भेजते हैं तो वो उस देश की जीडीपी में जोड़ी जाती है।
इसी तरीके से विदेशी ऋणों पर ब्याज, मान लीजिए कोई इंडिया है और इंडिया ने अपनी किसी देश को कर्ज दिया है, लोन दिया है और उससे उसको इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट भी विदेशी इनकम के रूप में जोड़ा जाएगा। अगला है उसमें विदेश से प्राप्त अनुदान। यानी कि डोनेशन, यानी किसी देश को, किसी देश के माध्यम से जब डोनेशन प्राप्त होती है तो वो भी विदेशी इनकम में काउंट की जाती है और वो जीडीपी में जोड़ दी जाती है। तो जीडीपी में सीमा के बाहर आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंट्रीज है और इंडिया के बाहर इंडियन डियास्पोरा जो अमेरिका में है, यूरोप में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, जो अलग अलग जगहों पर जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग वर्क में इन्वॉल्व हैं। और जब ये लोग अपना जो कमाई हुई मुद्रा जो है वो इंडिया में भेजते हैं, तो इसी ये जो कमाई हुई मुद्रा जो है इसको भी हम इसमें जीडीपी में एज ए विदेशी इनकम के रूप में काउंट करते हैं। तो जीएनपी को जीडीपी प्लस विदेशी से प्राप्त आय इसमें जोड़ दी जाती है, तो हम जीएनपी प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका फार्मूला है, दिया हुआ है। अगला है हमारा इसी में एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से हम विदेशी आय जी एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी माइनस घिसाव, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत जो भी घिसावट हुई या जो भी नुकसान हुआ उसको हम जीएनपी से मिनिमाइज कर देते हैं, तो हमारा एनएनपी निकलकर आ जाता है। एनएनपी निकालने का दूसरा फार्मूला एक और है, जीडीपी प्लस विदेशी आय माइनस घिसावट, यानी कि जीडीपी और विदेशी आय ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीडीपी प्लस इनकम इस दोनों को मिलाकर ही हम जीएनपी बोलते हैं। और जीएनपी माइनस डिप्रेशन को घटा देते हैं तो एनएनपी निकलकर आ जाता है। तो बात एक ही है कुल मिलाकर, एनएनपी। जीडीपी प्लस
विदेशी आय माइनस रिसर्व। और एनएनपी को हम अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जब एनएनपी को किसी देश की आबादी से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, यानी कि पीसीआई। यानी कि एनएनपी अपॉन टोटल ऑफ कंट्री। जब किसी एनएनपी को हम किसी देश की पॉपुलेशन को जब उसको डिवाइड करते हैं तो हम प्रति आय व्यक्ति आय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि पीसीआई। आगे बात करते हैं तो हम लागत मूल्य की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य, यानी कि जब राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं तो उसमें हम किस लागत पर और किस मूल्य पर उसके निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि कौन सी लागत और मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। इसका मतलब यह हुआ है कि किसी अर्थव्यवस्था को जब वो राष्ट्रीय आय की गणना करती है तो वो किस लागत और मूल्य पर करती है, इसका निर्धारण कैसे होता है, तो इसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहली बात आती है लागत की। तो लागत क्या होती है? लागत अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो कारक लागत पर या बाजार लागत पर की जाती है। कारक लागत क्या होता है, इसको भी देखते हैं। तो कारक लागत जो होती है निवेश की गई लागत, यानी कि कोई भी मान लीजिए कंपनी है, उसने एक कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है, तो उस प्रोडक्ट के बनाने के पहले उसने किन किन वस्तुओं पर और कितना निवेश करा है, तो जो वो निवेश है उसी को हम लागत कहते हैं। इसके अंतर्गत पूंजी, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली, ये सभी कुछ शामिल होता है। पूंजी जो उसने कैपिटल लगाया, ऋणों पर जो उसने ऋण प्राप्त करा है, मान लीजिए किसी बैंक से उसने कर लिया है तो उस पर जो वो ब्याज दे रहा है वो, कच्चा माल जो उसने खरीदा है वो, श्रम, किराया और बिजली, ये सारी चीजें निवेश के अंतर्गत, निवेश की लागत के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। अगला है हमारा बाजार लागत। कारक लागत पर अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने पर बाजार लागत का प्राप्त होती है। बाजार लागत पर वस्तु, इसके अंदर बाजार पर वस्तु पहुंचने पर उत्पादक जो है वो जीएसटी, यानी कि जो कर जो है बाजार तक पहुंचते मान लीजिए फैक्ट्री में कोई माल बना और वो माल फैक्ट्री से बाजार तक लाया गया है, जब वो फैक्ट्री से निकला और बाजार तक आया, उस बीच पर उस पर कई प्रकार के टैक्स लगे, जैसे सरकार का केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो गया है, सीएसटी हो गया है, केंद्रीय सरकार का सेनवेट हो गया है, जीएसटी हो गया है, तमाम तरह के जो भी टैक्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो लगते हैं। तो ये सारे टैक्स जब वो लगकर जब वो अंततः जब वो मार्केट में पहुंचा तब उसका मूल्य क्या रहा, तो इसको हम बाजार लागत कहते हैं। अगला इसमें मूल्य लागत पर जो कैसे निर्धारण होता है, मूल लागत के आय को दो मूल्यों से निकाला जाता है। एक तो
स्टैटिक होती है और दूसरी चालू होती है। यानी कि आय के दो मूल्यों से निकाला जाता है, पहला स्थायी, दूसरा चालू। दोनों में अंतर मुद्रास्फीति यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, महंगाई होती है, उसी का ही केवल अंतर है इसमें, और बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्थायी मूल्य, इसमें मुद्रास्फीति को पहले से ही किसी साल में स्थिर मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को 2014 में जो था उसकी महंगाई दर 7% थी फॉर एग्जाम्पल, और अभी उस निकालना है 2022 या 2023 की, तो हम एक आधार वर्ष मानकर ही जब हम उसको निकालते हैं, मान लीजिए 2014 के हम आधार वर्ष मान लेते हैं कि इस वर्ष इतनी थी, तो इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मान ली हमने, और इसी के अकॉर्डिंग जब हम उसको निकालते हैं तब हम उसको स्थायी मूल्य कहते हैं। लेकिन जब चालू मूल्य में क्या होता है, चालू मूल्य में मुद्रास्फीति को जोड़ देते हैं, यानी कि जब वर्तमान में मान लीजिए 2023 चल रहा है, 2022 चल रहा है, और 2022 में किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपए है और इसमें 5 रुपए इसमें महंगाई शुल्क जुड़ गया है, तो अभी जो उसका मूल्य हो गया है वो हुआ है 30 रुपए। तो इसी को हम एमआरपी बोलते हैं, जो कि मूल्य होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जो करी जाती है वो लागत और मूल्य के आधार पर किस तरीके से की जाती है, कौन से मूल्य को माना जाता है, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में हमने कवर करी है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको अगर किसी चीज़ की इसमें कमी लग रही है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये जो भी कमी होगी उसको दूर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।